नमस्कार, कैंडिड कॉन्वर्सेशंस में आपका स्वागत है। हमारे साथ प्रोफेसर अभय दुबे सर मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, जो इस समय ताजा हालात हैं देश के, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा है पाकिस्तान का जो हमला था पहलगाम में। उसको 15 दिन बीत गए हैं और आप इतने दिनों में देखें तो मतलब बातें तो बहुत सारी हुई, मीटिंग चल रही, मीटिंग चल रही है। चैनल्स को छोड़ दें, लेकिन जो अभी तक मुझे समझ में आ रहा है कि शायद भारत कोई बड़ी चुनौती नहीं खड़ी कर पाया है पाकिस्तान के सामने। छोटे मोटे इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर के कुछ उन्होंने पानी वानी रोका, लेकिन कुछ चैनल्स को बैन किया, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि वो कुछ ऐसा परेशान कर रहा है पाकिस्तान को। इधर सर एक नया पैतरा अपनाया गया कि कल 7 मई को सुना है कि किसी टाइम पे सायरन बजेगा, युद्ध की मॉक ड्रिल होगी। और चूंकि हमने तो कभी, हम लोग जहां पे रहते हैं गैंगेटिक प्लेन्स पे, वहां कोई ऐसी ना आपदा कभी आती है, ना भूकंप, ना बाढ़, ना युद्ध। तो हमें तो पता नहीं कि सायरन बजेगा तो क्या करना है, खटिया के नीचे घुसना है कि चौकी के नीचे घुसना है। लेकिन सर, जो ज्यादा सोचने वाली बात है कि सच में क्या हम युद्ध करने जा रहे हैं? हम क्या युद्ध करने की हालत में हैं? हमने कभी युद्ध पहली गोली नहीं चलाई है भारत ने आज तक। आखिरी गोली जरूर चलाई है, लेकिन पहली गोली तो नहीं चलाती भारत की सेना है। तो ये सर वॉर फ्रेंजी, जो ये युद्धोन्माद जो बना के रखना चाहते हैं मोदी जी, ये सर सिर्फ जनता को बरगलाने के लिए मेन मुद्दों से कि वॉर का माहौल बना रहे, या सच में भारत कुछ करने वाला जिससे पाकिस्तान का कुछ एक परमानेंट सोल्यूशन हो जाएगा? देखिए, मुझे याद आ रहा है कि पिछली बार जब उड़ी स्ट्राइक हुई थी, जिसको थल सेना के कमांडो ने अंजाम दिया था, उससे पहले किसी इस तरह की कोई गतिविधि नहीं दिखाई पड़ी थी। मुझे नहीं याद पड़ता कि ऐसा कुछ माहौल बना हो जिसमें मीडिया लगातार चिल्ला रहा हो युद्ध युद्ध युद्ध, युद्धम देही, संस्कृत के लाइन नहीं है, युद्धम देही, मीडिया लगातार चिल्ला रहा हो। उसी तरह जब पुलवामा के जवाब में बालाकोट स्ट्राइक हुई थी, जो वायुसेना ने की थी, उस वक्त भी इस तरह का कोई माहौल नहीं बना था। इस बार कोई अलग तरह का खेल चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं। इस बार का जो खेल है वो अलग तरह का है, और मैं ये मानता हूं उसके मर्म में क्या है उसको पहचानने की जरूरत है। उसके मर्म में ये है कि सरकार को बहुत लंबा समय चाहिए। इस बार सरकार 10 दिन में, भाई उड़ी स्ट्राइक 10 दिन में हो गई थी, बालाकोट स्ट्राइक 12 दिन में हो गई थी, अब 12वां दिन भी गुजर गया, अब 15वां दिन है। मेरा मानना है अगले 15 दिन भी गुजर जाएंगे, उसके बाद अगले 15 दिन भी गुजर जाएंगे, ऐसा हो सकता है। अच्छा, मामला बहुत ही नाजुक है। नाजुक इसलिए है कि जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति है वो इतने अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति इस तरह की नहीं है कि भारत को कोई साफ मैदान मिल गया हो। जब टीवी पे ये सवाल उठाया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति ऐसी नहीं है, तो टीवी के एंकर इस तरह जवाब देते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मसले बाद में सुलझा लिए जाएंगे, पहले तो हमें बदला लेना है। अच्छा, मान लीजिए हम उनकी एंकर भारत सरकार के किसी खास सूत्रों से उन्हें पता लग गया है कि भारत सरकार बदला ले लेगी, अंतर्राष्ट्रीय मामलों की बिना परवाह किए हुए बदला ले लेगी। लेकिन आप सोचिए, एशिया की सबसे बड़ी ताकत जो है वो भारत के साथ नहीं है, खुल के पाकिस्तान के साथ है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत जो अमेरिका है, एशिया की सबसे बड़ी ताकत चीन है, और दुनिया की सबसे बड़ी ताकत जो अमेरिका है, उसने कह दिया है कि आपको केवल आत्मरक्षा का अधिकार है। जेडी वेंस ने यही तो कहा है, भारत की धरती पर खड़े होकर कहा है उन्होंने कहा है, यू हैव ए राइट, इंडिया हैज ए राइट टू सेल्फ डिफेंस। अच्छा, इसका मतलब वही है जो मैं अक्सर आजकल कहता हूं सभी जगहों पर, कि आपको चांटा मारा गया है, बदले में अगर आप गोली मारेंगे तो उसको उचित नहीं माना जाएगा। तो ये एक ऐसी स्थिति है कि भारत युद्ध न, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति तो कतई इजाजत नहीं देती कि भारत किसी बड़े पैमाने पर युद्ध में जाए। दूसरे, मुझे नहीं लगता है कि रक्षा, अब इन चीजों के कोई सबूत नहीं होते हैं, लेकिन हम लोग विश्लेषण कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। हम लोगों के अंदाजे सही भी साबित हो सकते हैं, आधे सही साबित हो सकते हैं, पूरे गलत साबित हो सकते हैं। ये पहले एक डिस्क्लेमर है, इसको फाइल करते हुए मैं अपनी बात कह रहा हूं। रक्षा सेनाओं की तरफ से मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई सरकार को ठोस बात कही जानी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं अच्छा रक्षा सेनाओं ने कही है, मैं वो सतर्कता पूर्वक अपनी बात कह रहा हूं। कही जानी चाहिए कि आप आदेश दीजिए, हम पाकिस्तान पे अभी हमला कर देंगे, हम पीओके को अपने में मिला लेंगे, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को। उसकी वजह है कि हमारी रक्षा सेनाओं की जो तैयारी है वो तैयारी बहुत
जिसे कहते हैं ना, ये वॉर रेडी परिस्थिति नहीं है। और ऐसा सबके साथ होता है। जब वो तो बहुत मशहूर घटना है, जब इंदिरा गांधी ने मानेक शाह से कहा कि आप मार्च में हमला कर दिया, मार्च में युद्ध कर दीजिए, तो अब मानेक शाह ने कहा नहीं, मैं नहीं करूंगा मार्च में। तो इंदिरा गांधी ने कहा क्यों? उन्होंने कहा आप जोर डालेंगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। फिर इंदिरा गांधी का इस्तीफे की बात मत कीजिए, तो फिर मानेक शाह ने युद्ध दिसंबर में शुरू किया। इस बीच में सरकार ने, फौज ने मिलकर जितने भी युद्ध के लिए संसाधन होते थे, उन संसाधनों को जुटाया। अच्छा, तब के जमाने से, 71 के जमाने से अभी तक परिस्थितियां बहुत बदल चुकी हैं। सर एक बात जरा मैं और बीच में जोड़ दूं। जब ये मानेक शाह वाला एपिसोड हुआ और इंदिरा गांधी ने कहा ठीक है आप तैयारी करिए और बारिश आने वाली है तो हम नहीं करते हैं, इसकी तैयारी करिए, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी ये था कि मानेक शाह जो भी अपनी फौजों को मोबिलाइज कर रहे थे, उससे ज्यादा जरूरी ये था कि इंदिरा गांधी निकली विदेश यात्राओं पे और 11-12 देश उन्होंने विजिट किए और एक कूटनीतिक माहौल बनाया। रूस से एक ट्रीटी साइन हुई। वो ऐसा कोई एफर्ट तो नरेंद्र मोदी का दिख नहीं रहा है कि कोई कूटनीति की तैयारी चल रही हो। देखिए, सरकार किसी भी, मुझे नहीं लगता कि सरकार, देखिए ठंडे दिमाग से इन बातों पे सोचना चाहिए। टीवी के ऊपर तो टीआरपी बटोरने के लिए गर्मा गर्म राष्ट्रवाद परोसा जा रहा है, मतलब गर्मा गर्म भाप उड़ाता हुआ राष्ट्रवाद परोसा जा रहा है। लेकिन अगर युद्ध होगा तो आप समझ लीजिए हम सब, पूरा देश का सम्मान दांव पर है, पूरी अर्थव्यवस्था दांव पर है, हम सब लोग दांव पर लगेंगे। हम अपने, जरूरत पड़ेगी तो हम लोग अपनी आमदनी में से सरकार को अनुदान देंगे युद्ध लड़ने के लिए, योगदान करेंगे, क्योंकि उसके बाद तो सब कुछ होगा ही। अब इसमें बहुत सारे मसले हैं। अच्छा, मान लीजिए युद्ध या छोटा मोटा कोई युद्ध होता है, उसके अंदर जो अनाप शनाप धन खर्च होगा, बड़े पैमाने रुपया खर्च होगा, क्या उसकी जड़ में सरकार की सुरक्षा चूक नहीं है? तो कौन इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। नहीं सर, मेरा सवाल ही जो मैं समझना चाह रहा हूं कि ये आखिर जो बेसिक क्वेश्चन है वो जिससे पीछे छूट जाए कि सुरक्षा में चूक क्यों हुई, आपकी सरकार वहां पे, आपके एलजी के अंडर में सारी सिक्योरिटी, कश्मीर, वहां पहलगाम का हमला क्यों हुआ, इस क्वेश्चन पे इतनी मिट्टी डाल दो, एक इतना बड़ा वॉर फ्रेंजी क्रिएट करो कि लोग वो भूल ही जाएं और अब लगे लोगों को हाँ बस कुछ होने वाला है। रोज कुछ बड़ा होने वाला है। आप जो कह रहे हैं उससे सहमत होती हुई मैं कह रहा हूं, इसमें कैश 22 सिचुएशन, वो परिस्थिति ये है कि ठीक है, आप सुरक्षा चूक का कोई सवाल ना उठाए और जनता के मन को परेशान ना करे, जनता कहीं उस सवाल को ना पूछने लगे, इसके लिए आप युद्धोन्माद पैदा कर रहे हैं। लेकिन जब आप पूरा मीडिया युद्धम देही कह रहा है, पूरा मीडिया, तो युद्ध तो उसको देना पड़ेगा, कोई ना किसी रूप में, बड़े रूप में ना सही, छोटे रूप में ना सही, पूरा ना सही, आधा सही, चौथाई सही, एक तिहाई सही, युद्ध तो देना पड़ेगा। अभी हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जनता जो चाहती है वही होगा, यही तो उनके शब्द थे। अच्छा, ये सब चीजें जो है ना सरकार के लिए, मीडिया, रक्षा मंत्री का वक्तव्य, ये सब, और खुद प्रधानमंत्री के कुछ वक्तव्य हैं जो उन्होंने मन की बात में दिए या बिहार की रैली में उन्होंने दिए थे वक्तव्य, वो पूरी तरह माहौल बना रहे हैं कि भाई युद्ध का कोई ना कोई रूप घटित होगा। अच्छा, अब कब घटित होगा, लोग उसका कब, कितने बार आप मॉक ड्रिल करेंगे, कब तक आप ये बयान देते रहेंगे, छाती ठोक ठोक के कहते रहेंगे कि हम बहुत कड़ा सबक देंगे? कितने बार मीडिया में दिखाया जाएगा कि कोई थल सेना अध्यक्ष, वायुसेना अध्यक्ष, नौसेना अध्यक्ष आया, उसने प्रधानमंत्री के साथ में चर्चा की और रिपोर्ट दी प्रधानमंत्री को? कब तक ये सब नजारे बनाए जाते रहेंगे? कब तक माहौल बनाया जाता रहेगा? इसमें एक सीमा ऐसी आएगी कि पब्लिक ये पूछने लगेगी, अपोजिशन जो आज सरकार के साथ खड़ा है अनंत काल तक नहीं खड़ा रहेगा। ऐसा थोड़ी ना कि अपोजिशन अनंत काल तक इनके सरकार के साथ खड़ा रहेगा। फिर पूछने लगेगी कि भाई कुछ हो ही नहीं रहा है, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कब तक आप ये करते रहेंगे? तो ये एक बहुत बड़ा, और सरकार को मुझे लगता ये है कि ये एक ऐसा मसला है, इसमें काफी समय चाहिए। इस हायतोबा जो हिंदुस्तान में मची हुई है, युद्धम देही हो रहा है हिंदुस्तान में, पाकिस्तान बहुत सतर्क है। अब आप देखिए कि जो मुस्लिम देश हैं कई, जैसे तुर्की एक मुस्लिम देश है, वो मुस्तफा कमाल पाशा के जमाने का एक सेकुलर देश नहीं है तुर्की, जो अपनी मुस्लिम पहचान को पीछे कर दिया था और औरतों के मुंह से उनके
वो तो और जो कट्टर हो गया है। यंग टर्क्स होते थे वो बुरके खींच लेते थे, मुल्लाओं की दाढ़ी काट देते थे, वो जमाना चला गया तुर्की का। तो अब तो तुर्की के विमान जो है, हरकुलिस विमान, वहां पर कराची के हवाई अड्डे पर उतर रहे हैं। जी पाकिस्तान तो कमजोर देश है, आज ही अखबार में पहले पन्ने में खबर है, पाकिस्तान कमजोर देश है, लेकिन वो जो जितनी कोशिश कर रहा है वो अपना सब असबाब जमा कर रहा है, क्योंकि उस भारत का वजूद इसमें दांव पे नहीं लगा हुआ है, भारत सरकार का वजूद दांव पे लगा हुआ है। असल में भारत का वजूद दांव पे नहीं लगा हुआ है, भारत सरकार का वजूद दांव पे लगा हुआ है, और पाकिस्तान का पूरा वजूद ही दांव पे लगा हुआ है। पाकिस्तान की तो दुर्गत हो जाएगी, खत्म हो जाएगा पाकिस्तान एक देश के तौर पर, अगर कुछ जैसा 71 में हुआ था उस किस्म की घटना हो गई तो ये, और इसमें मैं नहीं मानता हूं कि भारत का वजूद दांव पे लगा हुआ, मैं कह रहा हूं, लेकिन मोदी सरकार की पूरी साख, उनकी जो पूरी दावेदारी, स्वयं नरेंद्र मोदी की जो माचो एक मर्दाना इमेज उन्होंने छवि बनाई है 56 इंच के सीने वाली, ये तमाम चीजें दांव पे लगी हुई हैं। हम नहीं चाहते कि उनकी साख खत्म हो इस प्रश्न के ऊपर, कम से कम मैं चाहता हूं कि पराजय हो तो वो आर्थिक सामाजिक मुद्दों के ऊपर पराजय हो। मैं नहीं चाहता कि भारत के सम्मान को ठेस लगे और उससे उनकी पराजय हो, बिल्कुल, क्योंकि वो उनको वो ठेस लगना हम सबके सम्मान को ठेस लगना है। अच्छा, आप इस बात को लेकर भाई हमने चनाब का पानी रोक दिया है, अब 4-5 दिन में वहां की पंजाब की जनता जो है वो एक एक बूंद पानी के लिए तरस जाएगी। इसमें कोई पराक्रम की बात नहीं है। मैं ये कहता हूं कि भारत ने वाटर स्ट्राइक कर दी है, अब ये प्रचार किया जा रहा है भारत ने वाटर स्ट्राइक कर दी है, इसमें कोई पराक्रम की बात नहीं है। पंजाब की जनता, पाकिस्तान की जनता भारत का निशाना नहीं है। खुद मोदी जी ने भी नहीं कभी कहा है कि हम पंजाब की जनता को सबक सिखाएंगे या पाकिस्तान की जनता को सबक सिखाएंगे। उन्होंने, मैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शंकर दास की बात सुन रहा था, तो वो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उस बात को समझाया। उन्होंने कहा, देखिए मोदी जी ने 3-4 लक्ष्य दिए हैं जनता को, तो उन्होंने कहा, वो बहुत बड़े रक्षा विशेषज्ञ हैं, उन्होंने कहा 4 लक्ष्य दिए हैं। पहला लक्ष्य ये दिया है कि आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया जाए, आतंकवादियों के कमांडोज को मारा जाए, आईएसआई को सबक सिखाया जाए और जनरल मुनीर को सबक सिखाया जाए। ये उन्होंने 4 लक्ष्य दिए हैं। अच्छा, अब ये 4 लक्ष्यों में पहले 2 लक्ष्य जो हैं, ये अपेक्षाकृत ज्यादा आसान है कि आप पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में कोई मिसाइल मार के या कोई ड्रोन के जरिए फायरिंग करके या कोई अत्याधुनिक किस्म की जो नई तकनीकें बन गई हैं, जो कि उड़ी स्ट्राइक या बालाकोट स्ट्राइक के जमाने में नहीं थी हैं, उनके जरिए आप कुछ आतंकवादियों को नुकसान पहुंचा दें और उनके 1-2 सरगनाओं को मार दें, ये तो हो सकता है। लेकिन आईएसआई को नुकसान पहुंचाना, जनरल मुनीर को नुकसान पहुंचाना, ये अपेक्षाकृत कठिन काम है बहुत। अब ये सब किस तरह होंगे, क्या होंगे, इसके लिए भारत के पास क्या तैयारी है, जहां तक हमारी रक्षा सेनाओं का सवाल है, उसके बारे में अब सारे देश में प्रचलित हो गया है कि हमारी थल सेना के पास 1,80,000 फौजी कम है। इस बात का कोई खंडन भी नहीं किया गया। जब लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी जी ने यह आरोप लगाया, तो इस बात का कोई भी थल सेना की तरफ से खंडन नहीं आया। इसके बाद ये तो खुद उन्होंने ही, वायुसेना प्रमुख ने ही कहा है कि भाई हमारे पास 1,000 लड़ाकू विमान कम है, कमी हो गई है, सारे पुराने लड़ाकू विमान जो हैं वो फेजिंग आउट के स्टेज में हैं। तो ये जो स्थिति बताती है, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा भारत सरकार जो है बहुत सुविधाजनक स्थिति में है। भारत सरकार दिक्कत में है, और एक सर युद्धोन्माद फैलाया जा रहा है, दूसरी तरफ आप उस युद्धोन्माद की मांग को पूरा करने की बहुत अच्छी स्थिति में नहीं दिख रहे। मैं सर जो बात सोच रहा था कि पहलगाम घटना का न्याय मांगने की जगह जो ये युद्धम देही वाला एक फ्रेंजी मीडिया ने क्रिएट किया हुआ, आपको याद हो तो जब अतीक अहमद साबरमती आश्रम से 2 बार लाया गया है प्रयागराज, तो बाकायदा लाइव कवरेज चल रहा था, अब गाड़ी पलटेगी, और आप देखिए तो सरकार ने यील्ड किया उस पे, और ऑन कैमरा हेडशॉट मरवा दिया, उसको मारा गया, उसको गोली, और वो लाइव कैमरे पे चला। तो कई बार मुझे लगता है कि वो जो मांगते हैं वो उनको परोसती है सरकार। और मान लिया कि सर्जिकल स्ट्राइक जो है ना वो बहुत ही लिमिटेड होती है, कोवर्ट ऑपरेशन, गए 1.5 घंटे में आपने कहीं कुछ बम गोली गिराया या किसी को गोली मारी और वापस आ गए। लेकिन अगर आप छोटा भी शुरू करते हैं, जहां पे आप एलओसी क्रॉस करें या बॉर्डर क्रॉस करें,
तो क्या सर ये कंट्रोल डेटोनेशन टाइप होगा कि गए और 2-4 दिन में खत्म हो गया? फिर तो ये वो क्या रूप लेगा, कहाँ एस्केलेट करेगा, ये तो हम भी नहीं जानते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि मीडिया को पिछली जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उसका मोदी जी को राजनीतिक लाभ मिल गया, ये सही बात है, क्योंकि वो एकदम लोकसभा चुनाव से पहले हुआ था। लेकिन पाकिस्तान को उससे कोई सबक मिला हो, इसको दुनिया में ऐसा कोई नहीं मानता लगता। नहीं ना। पाकिस्तान का तो कहना था कि आप कबूतर और कौवे मारने आए थे। हाँ, वो तो कह रहा कुछ दरख्त गिरे हमारे यहाँ, आप लोग आए थे, पता नहीं हाँ किसको मार के चले गए। कुछ आपने कुछ किया कराया नहीं। तो पाकिस्तान लगातार डींगे मारता रहा, लगातार शेखियां भगाता रहा पाकिस्तान। अब लेकिन 71 के वार के बारे में पाकिस्तान शेखी नहीं भगाता, क्योंकि वो तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए उस वक्त। सवाल यह है कि पाकिस्तान को आप किस तरह का सबक सिखा पाएंगे। इस वक्त जो माहौल बना दिया है, और इस माहौल बनाने में सरकार समर्थक मीडिया का ही बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल, बहुत बड़ा। हाँ, तो हमारे आपके जैसे लोगों के ऊपर तो प्रतिबंध लगाने की कवायद जारी है, तरीके ढूंढे जा रहे हैं हाँ, कैसे मैं उस पर भी आ रहा हूँ सर। अभी आपने निशिकांत दुबे वाली उसकी बात कही, तो वो हम लोग तो किसी भी दिन हो सकता है कि हम और आप इस तरीके से बात ना कर पाए। बिल्कुल नहीं, मैं उस पर ही आ ही जाता हूं। बल्कि कल क्या हुआ है कि एक जो पार्लियामेंट्री कमिटीज होती हैं बहुत सारी, उसमें एक स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जिसके चेयरमैन निशिकांत दुबे हैं। अब निशिकांत दुबे जी को बहुत सारी समस्याएं हैं, लोगों से कुछ न कुछ बोलते ही रहते हैं। अब आपको याद होगा अभी जो है वो 4 PM जो एक हमारा लखनऊ का ही चैनल है संजय शर्मा जी का, उनका चैनल ऐसे अब्रप्टली बंद किया गया बिना कोई कारण बताए। सुबह सुबह में लगा कि हम आपका चैनल बंद कर रहे हैं क्योंकि आपका कुछ नेशनल सिक्योरिटी पे खतरा है, ऐसा सरकार ने हमें कहा, यूट्यूब ने बोला। कोई कारण नहीं, कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं। कल सुप्रीम कोर्ट में खैर थी, इशू नोटिस हुआ है, देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि रिलीफ जरूर मिलेगी सुप्रीम कोर्ट से उनको, लेकिन हम सब लोग के ऊपर वो आफत आ रही धीरे धीरे। कल निशिकांत दुबे जी ने मंत्रालय से पूछा, बताइए ऐसे जो चैनल्स हैं जो कि नेशनल इंटरेस्ट में नहीं बोल रहे हैं और जो नेशनल सिक्योरिटी पे खतरा बन गए हैं, उन्होंने कैसे तय किया कि हम लोग या हम जैसे लोग जो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं वो नेशनल सिक्योरिटी पे खतरा है, उनका आप बताइए आपने क्या कार्रवाई की है। तो वो खतरा धीरे धीरे कस रहा है। ये भी दिखाता है कि मोदी सरकार दमन का माहौल बनाया जा रहा है इस तरीके से। नहीं, मैं सर कह रहा हूं कि ये शायद मोदी जी के पास अब चालें खत्म होती जा रही हुई, ये उनके लास्ट एफर्ट्स हैं कि अब ये सब पे उतारू हो जाओ कि किसी को बोलने मत दो, किसी को कुछ सुनने मत दो। हम जो कर रहे हैं बस, जो हम सायरन बजा रहे हैं, जो मीडिया चिल्ला रहा है, बस आप वो देखिए और बाकी सवाल पूछने वालों का मुंह बंद रखो। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि आपने 4 PM को डाउन कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से खुलेगा। आपने बहुत सारे चैनलों पर कम्युनिटी स्ट्राइक्स करवा दी, आपके ग्रुप बैठे हुए हैं, 10-10 हजार लोग भेज देते हैं यूट्यूब को, वो कम्युनिटी स्ट्राइक हो जाती है। उन चैनलों की या तो बंद हो गए हैं या बंद होने की कगार पे हैं। बहुत सारे मतलब तरह तरह के तरीके बताए जा रहे हैं कि आलोचकों को किस तरीके से मुंह बंद किया जाए। चलिए एक बार हम फर्ज कर लें कि आलोचकों का आपने 10, 15, 20 दिन में, महीने भर में पूरी तरीके से मुंह बंद कर दिया। केवल आपके समर्थक बोल रहे हैं, समर्थकों का मुंह खुला हुआ है, आलोचकों का मुंह बंद हो गया। आप कल्पना कर लीजिए इस परिस्थिति की। अच्छा, इसके बाद क्या होगा? क्या इससे पाकिस्तान सबक सीख लेगा? इससे पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए तो आपको ठोस कार्रवाई करनी पड़ेगी। बिल्कुल। अच्छा, और अंततः जनता के बीच में विपक्ष जाएगा। विपक्ष हमेशा आपके साथ नहीं खड़ा रहेगा, विपक्ष जाएगा, विपक्ष जनता से कहेगा कि भाई सरकार ऐसा कर रही, सरकार ऐसा करने में नाकाम हुई है। उन 26 लोगों का लहू जो कि आतंकवादियों ने वहां पे बहाया है, धीरे धीरे सरकार उसकी जिम्मेदार बनती चली जाएगी अगर सरकार ने पाकिस्तान से जल्दी ही पर्याप्त बदला नहीं लिया। और वो बदला बालाकोट स्ट्राइक या उड़ी स्ट्राइक से अलग तरह का होना चाहिए। वो वास्तव में पाकिस्तान उससे आहत होना चाहिए, पाकिस्तान को चोट लगनी चाहिए, पाकिस्तान इतनी चोट लगनी चाहिए कि वो बिलबिला जाए। अगर ये नहीं होगा तो परिस्थितियां धीरे धीरे विषम होती चली जाएंगी। ये सारे तरीके जो हैं कि भाई इनका चैनल डाउन कर दो, निशिकांत दुबे से चिट्ठी भिजवा दो, एक मॉक ड्रिल करवा दो, वाटर स्ट्राइक का ड्रामा नाटक करने लगो, ये सब प्रबंधन है, ये मैनेजमेंट है। ये ठोस गतिविधि नहीं है, ठोस कार्रवाई नहीं है। अभी तो सरकार का मैनेजमेंट चल रहा है हर चीज जो जरा विरोध आ रहा है इसको प्रबंधित करो, इसको धमकी मारे चुप करा दो, इसके ऊपर कम्युनिटी स्ट्राइक कर दो। तो अभी तो जितनी भी स्ट्राइक हो रही है सरकार की इस मुल्क के अंदर हो रही है, मुल्क के बाहर कब स्ट्राइक होगी ये सवाल है। जी नहीं, मैं सर क्यों, मुझे ऐसा लग रहा है कि शतरंज के खेल में जब आप मुश्किल में होते हैं तो फिर आपका राजा रानी और वजीर इधर उधर भागने लग जाते हैं। तो मोदी जी कुछ उसी टाइप का काम कर रहे हैं
जिसको कहते हैं ही इज रनिंग आउट ऑफ मूव्स। उन्होंने, आप देखिए सर कि एक जाति जनगणना नाम की चीज जिसके राहुल गांधी पिछले 2-3 साल से पीछे पड़े हुए हैं, पूरी भाजपा, पूरी सरकार, पूरा भाजपा समर्थक जितना भी एक इकोसिस्टम है, वो सब इसको गाली बकता रहा कि बिल्कुल कितना खराब काम है, ये राष्ट्रद्रोह का काम है, ये जातियों में बांटना, जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री तो तालिबानी बोलते थे, तालिबानी बोलते थे। फाइनली अब मोदी जी को लगा कि नहीं, अब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं, वो उन्होंने अनाउंस करवा दिया। लेकिन मैं सर जो बात कर रहा हूं कि जब राहुल गांधी कहते हैं जाति जनगणना होगी, तो उनकी बात में एक विजन दिखता है कि जब जाति जनगणना होगी, एक संख्या आएगी, डेटा होगा, डेटा के हिसाब से पॉलिसीज बनेंगी, रिजर्वेशन अगर हटाना पड़ेगा तो रिजर्वेशन की सीमा बढ़ेगी। तो वो एक कुछ प्लान है उनके पास। मोदी जी ने जब ये किया है तो ये सिर्फ ये लगता है कि एक चुनावी मुद्दा, चूंकि बिहार का चुनाव है, तो अभी इस पे मिट्टी डालने के लिए इस पे इसको आग को ठंडा करो, जाति जनगणना अनाउंस कर दो, पहले तो जनगणना हो। अभी तो जनगणना ही 5 साल से ओवरड्यू चल रही है, नहीं हो रही, तो जब होगी तो जाति जनगणना भी हो जाएगी। उसके बाद उसका डेटा बाहर आएगा, नहीं आएगा, उस पर क्या एनालिसिस होगी, उस पर क्या पॉलिसी बनेगी, ये सब का कोई चर्चा नहीं है। सिर्फ उन्होंने कहा ठीक है हम भी करा देंगे जाति जनगणना। मैं सर ये पूछ रहा हूँ कि ये जो अब स्थिति आ गई है कि बस वो किसी तरीके से वो चुनाव में जो अभी आपको करना है वो आप चुनाव की नजर से ठीक है अनाउंस कर दीजिए। ये जो चालें कम पड़ रही मोदी जी को, आपको लग रहा है कि मोदी जी रनिंग आउट ऑफ मूव्स? मेरे ख्याल से मोदी जी ने जो जातिगत जनगणना की घोषणा की है, अंततः जातिगत जनगणना तो उन्हें करवानी ही थी, लेकिन इस वक्त जब पहलगाम के ऊपर सारा देश चिंतित और दुखी था, गम और गुस्से की लहर थी, उस वक्त जो जातिगत जनगणना की घोषणा की है उसके पीछे पहला और एक बहुत ही छोटे किस्म का फायदा उठाने की कोशिश हुई थी कि जो फोकस है वो थोड़ा हट जाए और चर्चा दूसरी तरफ चली जाए, ये थी। उसमें सरकार पहले 1-2 दिन कामयाब भी हुई, ऐसा लगा कि ये फोकस बदल जाएगा, लेकिन फिर उसके बाद में ये कामयाबी सरकार की तिरोहित हो गई। 2-3 दिन ही सरकार की कामयाबी चली, उसके बाद अब जातिगत जनगणना पर चर्चा विपक्ष के अंदर भीतर ज्यादा हो रही है, क्योंकि राहुल गांधी गंभीर है उसके प्रति। अच्छा, राहुल गांधी की पार्टी 2 जातिगत जनगणनाओं से जुड़ी रही है, बीजेपी ने तो कोई जातिगत जनगणना आज तक नहीं कराई। भाई बिहार में जब जातिगत जनगणना हुई तो तेजस्वी यादव, महागठबंधन की सरकार ने की, नीतीश कुमार और कांग्रेस, ये तीनों सरकार में थे, तो उसकी जो डिजाइन बनी उसमें उसकी कांग्रेस अच्छी तरीके से परिचित है उससे। तेलंगाना में केवल कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने उसकी डिजाइन बनाई। राहुल गांधी ने वक्तव्य दिया कि भाई बिहार की जनगणना की डिजाइन जो है और तेलंगाना की जनगणना की डिजाइन में काफी फर्क है, और हम चाहते हैं कि तेलंगाना की जनगणना की डिजाइन से हमें सीखना चाहिए कि जातिगत जनगणना सारे देश में कैसे हो। तो कम से कम वो लोग, उनमें आपस में मतभेद हैं, कुछ तेजस्वी यादव में और उनमें आपस में इस बात को लेकर मतभेद हैं, लेकिन ये सकारात्मक मतभेद है। वो एक इतनी बड़ी घटना देश में होने जा रही है, तो अंततः सरकार कराएगी देर सवेर, तो वो उसके बारे में सोच रहे हैं और बहस कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ से इस मामले में पूरी तरह चुप्पी छाई हुई है। बीजेपी ने ना तारीख घोषित की है, ना बजट में पैसा। 4,000 करोड़ रुपए खर्च होगा इसके अंदर, हो सकता है 5,000 करोड़ रुपए खर्च हो जाए, बजट में केवल 500 साढ़े 500 करोड़ रुपए रखा हुआ है। तो सरकार की तरफ से तो केवल घोषणा की गई है, बाकी बिल्कुल चुप्पी है, कुछ नहीं पता है कब क्या होगा। यहां भी वही मामला है, यहां भी आपने एक छोटे संकट को प्रबंधित करने के लिए ये घोषणा कर दी, लेकिन मुझे लगता है कि आपने यहां भी बड़े संकट को आप न्योता दिया है आपने, जो दूरगामी तौर पे आपके सामने आएगा, बड़ा संकट। अब तो जिसे कहते नहीं कि ये सरकार एक थोड़ी सी कोई दिक्कत आती है, उसको प्रबंधित करने के लिए कोई कदम उठाती है, उससे उसके गर्भ से दूसरी दिक्कत निकलती है। ये सरकार इस प्रकार के चक्रों में फंसी हुई है। जी नहीं सर, ये जो सारी ये बातें हैं वो शायद सिर्फ इसलिए है कि अभी कुछ दिन इस माहौल को ऐसे बना कर रखो, जो बेसिक सवाल है वही न पूछे जाएं। जो पहलगाम में हुआ, वॉर फ्रेंजी बनाओ, वो कैसे सकता है कि बेसिक सवाल न पूछे जाएं? आप बेसिक सवाल आम जनता ऐसे जैसे हम लोग बोलते हैं उस तरह आम लोग नहीं बोलते। उन लोगों के दिमाग में किसने झांक के देखा है? आम लोग जो हैं, जो वोटर है, आम लोग है, नहीं जो भाजपा समर्थक वोटर नहीं है, कांग्रेस समर्थक वोटर नहीं है, लेकिन वोटर है, और ऐसे ही वोटर ज्यादा होता है संख्या में। पार्टी समर्थक लोगों की संख्या तो कम होती है उसमें। तो उसके दिमाग में क्या चल रहा है, सवाल ये है कि हमारे पास वो कौन सा बैरोमीटर है जिसके जरिए हम नाप लें उसके दिमाग का तापक्रम क्या है? हमारे पास चुनाव ही है। हाँ, वो चुनाव के वक्त पता चले, वो चुनाव के वक्त पता चलेगा। आप देखिए 2024 का लोकसभा चुनाव जो था
उससे पहले तो सब लोग इस बात पे एकमत थे कि भाई बीजेपी के खिलाफ कोई मुकाबला ही नहीं है, बीजेपी तो एक तरफा जीतने जा रही है। यानी हमारे मित्र हैं, एक पुराने वरिष्ठ पत्रकार हैं, जनसत्ता में भी हमारे साथ काम करते थे, आप भी उन्हें जानते हैं। जब टीवी चैनल पे उनसे बातचीत होती थी तो वो कहते थे हम लोग एक तरफा जीतेंगे, शाह तो शर्त लगा लो। तो मैं तो शर्त मत लगाता नहीं हूं इस मामले में, मैं चुप रह जाता था, नहीं ठीक है देखा जाएगा नतीजा जब आएगा तो। उसके बाद क्या हुआ कि जब जनगणना जब वोटों की गिनती होने लगी तो वो 1-1:30 बजे वहां से चले गए अपने आप चुपचाप, पता ही नहीं चला कि वो कहां चले गए, क्योंकि वहां पर लगातार बीजेपी की सीटें घट रही थी। तो उनको शर्मिंदगी भी हुई, अफसोस भी हुआ होगा और चिड़ भी पैदा हुई होगी मन में, वो वहां छोड़ के चले गए वहां से। ये नहीं कि शाम तक टिके रहते और हम लोगों के साथ विश्लेषण करते। हार हुई है तो हार के कारणों का विश्लेषण कीजिए भाई, यही तो एक राजनीतिक समीक्षक का काम है। जरूरी थोड़ा ना है कि हमारे मन का चुनाव नतीजा हो तभी हम टिके रहें। लेकिन वो चले गए। ये मतलब इन लोगों की ये स्थिति है, ये लोग हार की संभावनाओं और अंदेशों से काफी डरे हुए हैं। मुझको तो संघ के लोगों ने, अंदरूनी लोगों ने बताया भी है कि यहाँ सबसे बड़ा डर है कि सत्ता किसी हाथ से न निकल जाए, क्योंकि सत्ता हाथ से निकल जाएगी तो जिस डंडे से ये लोगों को पीट रहे हैं उसी डंडे से इनकी पिटाई शुरू हो जाएगी, क्योंकि नजीरें तो यही बना रहे हैं। तो ये सरकार बहुत छोटे छोटे संकटों के, और मतदाता क्या सोच रहा है ये एक बहुत बड़ी बात है। मतदाता के दिमाग में सरकार की विफलताएं, मतदाता हमारी आपकी तरह अखबार में लेख नहीं लिखता, सोशल मीडिया पे नहीं बोलता, टीवी पे नहीं बोलता, आपस में राजनीतिक बहस मोबाइल से नहीं करता मतदाता, लेकिन उसके दिमाग में सरकार की विफलताएं जमा होती रहती हैं और वो अपनी जो गरीबी है, उसकी जो बेरोजगारी है, उसकी जो अधिकारहीनता है, उसकी जो बेचारगी है, वो उसके आलोक में, उसकी रोशनी में देखता है कि सरकार क्या कर रही है। मोदी जी मंच पर कितनी भी डींगे मारते रहे, कितनी भी बड़ी भीड़ उन्हें सुनने के लिए वहां मौजूद हो, कितने भी लोग मोदी मोदी चिल्लाते रहे, इससे मतदाता के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। ये लगभग बिल्कुल तय हो गया है। ये इन नजारों से मतदाता प्रभावित नहीं होता। ये सरकार जो प्रबंधन कर रही है, हमने वाटर स्ट्राइक कर दी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, आइए मॉक ड्रिल सब मिलकर करें, इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। केवल शहरी मध्य वर्ग का एक हिस्सा जो पहले से ही भाजपा के पक्ष में है, भाजपा ये सब नाटकबाजी ना करे तब भी वो भाजपा के पक्ष में है, वही उससे प्रभावित होता है। आम लोग इससे प्रभावित नहीं होते क्योंकि उनकी जीवन स्थितियां बिल्कुल अलग तरह की हैं और ये सरकार उनकी जीवन स्थितियों में किसी भी किस्म का संशोधन करने में नाकाम रही है। जी सर, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों से कहना चाहूंगा कि कल एक मॉक ड्रिल होगी सिविल डिफेंस की, सायरन बजेगा, शायद ब्लैकआउट भी होगा, तो सीखिए, ट्रेनिंग की तरह लीजिए। हमने कभी इस टाइप की ट्रेनिंग की नहीं है, लेकिन हम युद्ध के पक्षधर नहीं, हम चाहते हैं कि युद्ध ना हो, क्योंकि युद्ध से कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। कोई शेर है सर की जंग तो खुद एक मसला है, क्या किसी मसले का हल देगी? नहीं, तो जंग से कोई बात और जोड़ दूं जो मैं कहना भूल गया इसमें बीच में, माफ कीजिए जी। हिंदुस्तान में मॉक ड्रिल इस तरह से करवाने का एक मतलब ये भी निकलता है कि पाकिस्तान भारत के ऊपर हमला करने वाला है। हाँ, मतलब तो हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। आएंगे पाकिस्तान, भाई मॉक ड्रिल क्यों होती है जंग के लिए? भाई अंधेरा हो जाएगा, ये सब होगा, लोग रोशनी ना करें ताकि पाकिस्तान के विमानों को अटैक करने के लिए निशाना ना मिले। क्या वास्तव में इस तरह की स्थिति है? आप सोचिए, सरकार इस बात को करके क्या करना चाहती है? क्या वो जनता के दिमाग में बैठाना चाहती है कि पाकिस्तान भी हमला कर सकता है? यानी अगर भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा तो पलट के पाकिस्तान भारत के ऊपर हमला कर सकता है। इस तरह की मॉक ड्रिल का क्या मतलब हुआ? 65 के वार में इस तरह की मॉक ड्रिल्स होती थी, 71 के वार के जमाने में इस तरह की मॉक ड्रिल्स होती थी, मुझे याद है अच्छी तरह। मैं आप लोगों से उम्र में सीनियर हूं, मैंने कम से कम मेरी स्मृतियों में मैं स्कूल में पढ़ता था जब 65 का युद्ध हुआ था, है? और उसके बाद में 71 का युद्ध हुआ था, तब तो मैं इस्लामिया कॉलेज में पढ़ता था। जब बांग्लादेश बना था तो हम सब लोगों ने सड़कों में जुलूस निकाला था, उसमें या भुट्टो हाया के नारे लगे थे उसके अंदर जी। तो ये देखिए ना, ये मॉक ड्रिल जो है, मॉक ड्रिल क्या कहती है, जरा सोचने की बात है। जी, मैं सर, हम लोगों ने जो जंग देखी है वो करगिल देखी है, शायद करगिल भी पूरा युद्ध तो हुआ नहीं, तो उस समय तो ऐसा कोई ब्लैकआउट हुआ नहीं था जहां तक मुझे याद है। पिछली 2 स्ट्राइक्स में भी नहीं हुआ था, नहीं हुआ था। तो अब मतलब ठीक है, अब सरकार जो कर रही है वो कर रही है, आप इससे सीखे, सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग है,
और जंग लेकिन नहीं होनी चाहिए। हम ये जोर जोर से कहते रहेंगे आखिरी दिन तक कि जंग नहीं हो सकती, नहीं होनी चाहिए। जंग किसी मसले का हल नहीं है, जंग खुद एक मसला है। तो कश्मीर अगर सुधारना है, पाकिस्तान को सबक सिखाना, तो जंग उसका सोल्यूशन नहीं है, उसके लिए बात ही करनी पड़ेगी, उसका जो भी इलाज निकले। तो सर आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।